हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ एटॉमिक टर्म्स हैं जो आगे बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले पढ़नी जरूरी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक टर्म्स। देखो, एटॉमिक टर्म्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर। देखो, एटॉमिक नंबर जो है इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है ये हमारे को बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, उसके एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब इस केस के अंदर एक टर्म आती है एटॉमिक मास। दोनों लिख के कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूं। एक होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको आप क्या कहेंगे, उसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन या और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहते थे, न्यूक्लियॉन्स। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन होंगे, न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि भाई हमारे पास, जैसे हम सिंबलाइजेशन करेंगे, तो मान लो कि कोई एलिमेंट एक्स है। ठीक है। एटॉमिक नंबर यहां लिखेंगे नीचे Z, मास नंबर यहां लिखेंगे ऊपर A। कुछ पुरानी बुक्स के अंदर सिंबलाइजेशन ऐसे भी है, ZA। मास नंबर को इधर लिखते थे, अब दोनों को एक साइड पे लिखते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अटेन कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल आ जाता है सोडियम का, तो 11 23। ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो ये किसकी वैल्यू है, ये जो 11 है ये Z की वैल्यू है। Z कितना है, 11, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। ठीक है। अब ये क्या है, मास नंबर। तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है वो कितना है, 23 है। अब इस केस के अंदर, अब प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन कितने रह जाएंगे, 12। तो भाई जो सोडियम है उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि वो हमारे से पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, इफ नो चार्ज एट एटम, जब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा था कि आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं। तो जैसे सोडियम का ये एग्जांपल है 11 23, तो इस केस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए, और न्यूट्रॉन कितने आएंगे, यहाँ पे 12 आएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमने वहां पे ये पढ़ा था कि अगर मान लो ये लिखा आ जाए Na+, ठीक है, प्लस चार्ज कब आता है, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस जो है वो किसके बराबर है, किसके, पॉजिटिव चार्ज के। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही उसने क्या कर रखे होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रखे होंगे। तो अब यहां पे देखो कि +1 चार्ज है, तो पहले अगर हम लिखें तो प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 23 हैं, तो न्यूट्रॉन कितने आ रहे होंगे, 12। अब
जब वो न्यूट्रल था, जब सोडियम न्यूट्रल था तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। लेकिन अब एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है। तो अब Na+ के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 10 आने चाहिए। ठीक है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। पहले आप न्यूट्रल लिखो उसका, मान लो जैसे ये आ जाए ना, Na+ का केस आ जाए, तो पहले आप Na का लिख लो, फिर उसमें से Na में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। अब इसने एक माइनस कर दो इलेक्ट्रॉन, तो कितने बच जाएंगे, 10। ठीक है, तो ऐसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब मान लो कि नेगेटिव चार्ज का कोई केस लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर S-2 है, ठीक है, वैसे सल्फर जो है इसका एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर होता है 32। तो इस टाइम पे प्रोटॉन कितने हैं, 16, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 32। तो मतलब न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 16 होंगे। तो सल्फर अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सल्फर में देखो कोई चार्ज नहीं है ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, S-2, तो इसका मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, गेन कर रखे हैं। पहले कितने थे, 16, 2 गेन कर लिए तो कितने हो जाएंगे, 18। तो आप ये दोनों कंसेप्ट को यूज करके क्या फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसके बाद देखो जो हमारे पास थर्ड टर्म है वो है आइसोटॉप्स। देखो आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि सेम एटम के एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये क्या होंगे, सेम एलिमेंट के एटम होंगे हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, तो इनको हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप। अब आइसोटॉप जो है वो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, किसके एग्जिस्ट करते हैं, सेम एलिमेंट के। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कार्बन है C612 C614, तो एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया, सेम, मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप। ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोटॉप्स होंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, H11, H12 और H13। ठीक है, जो H12 है इसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं, ड्यूटीरियम, और H13 जो है इसको ट्रीटियम कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, आइसोटॉप्स होंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different elements having same mass number but different atomic number। भाई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। अब देखो इसका एग्जांपल है हमारे पास, मान लो कि मैं कैल्शियम और आर्गन लेके चल रहा हूं, आर्गन 1840
कैल्शियम 20 40। तो भाई मास नंबर क्या है दोनों का, सेम है, तो ये आपस में, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोबार्स। ठीक है, अब इस केस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 18, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 40, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 22। अब आ जाओ कैल्शियम के केस पे, तो कैल्शियम में प्रोटॉन कितने होंगे 20, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे 40, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 20। कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि क्या आइसोबार्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे, नहीं होंगे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप यहां देख सकते हो, यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो सेम नहीं आएंगे। तो इसका मतलब कि आप ये टर्म्स को ऐसे ही फाइंड करके देख सकते हो, पहले आपको बेसिकली इनकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आइसोटोन्स। थर्ड टर्म है हमारे पास आइसोटोन्स। देखो आइसोटोन्स का मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ atoms having same number of neutrons but different number, ये अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन आपको पूरी डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो क्या हो, सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है C614 O816। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं, तो कार्बन के केस में प्रोटॉन कितने हैं 6 हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 14 है, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, ये 6 उधर जाके माइनस, तो कितने आ जाएंगे 8। तो इस केस में न्यूट्रॉन कितने हैं 8 है, यहाँ पे आ जाओ, प्रोटॉन कितने हैं 8 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 16 है, तो न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे 8। दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोन्स हैं भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, सेम है। अब इस केस के, इसके बाद देखो इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म आती है, ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म हम स्टडी करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसके बाद देखो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर किन्हीं भी स्पीसीज के बीच में, स्पीसीज का मतलब होता है एटम या मॉलिक्यूल, किन्हीं भी स्पीसीज के बीच में के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम रहेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है N2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखो N2 के केस में पहले हम एक नाइट्रोजन लेके चल रहे हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। तो भाई यहाँ पे अगर प्रोटॉन 7 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, अब एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दो नाइट्रोजन में कितने होंगे 14। तो 7 इंटू 2 कितने आएंगे 14। अब आ जाओ CO के केस में। अब देखो कार्बन C612
प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। अब इसके बाद देखो, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो 8 16, तो अगर इसके पास प्रोटॉन 8 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 8, टोटल कितना आ गया, 14। आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल में इसके इलेक्ट्रॉन भी जोड़ दोगे और इसके इलेक्ट्रॉन भी जोड़ दोगे, टोटल कितना आ रहा है, 14। तो दोनों के अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। तो N2 और CO जो हैं ये क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो कि आपके पास ये एग्जाम्पल आ जाता है CO प्लस का, ठीक है, तो अब प्लस का मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। उसने क्या कर रखा है, CO ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, लूज कर रखा है। तो देखो कार्बन जो है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 प्लस 8 कितने आते हैं, 14। अब कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटायन CO प्लस, मतलब क्या कर रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है। ठीक है, तो 14 में से 1 गया तो कितने रह जाएंगे, 13। तो जो CO प्लस है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो भाई आप ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फाइंड कर सकते हो। अब मान लो कि आपके पास वो क्वेश्चन में हमारे को ये कह देता है कि भाई हमारे पास एक तो P-3 है, फॉस्फोरस -3, ठीक है, सल्फर -2 है, क्लोरीन -1 है, आर्गन न्यूट्रल है, पोटाशियम +1 है, कैल्शियम +2 है। और मान लो वो ये कह देता है कि फाइंड आउट विच वन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। भाई फाइंड करो इनमें से कौन सी स्पीसीज जो हैं वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अब देखो इस केस के अंदर भाई फॉस्फोरस जो है इसको ऐसे लिखते हैं 1531, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 15, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 15। तो न्यूट्रल में तो ये होता है, लेकिन अगर P-3 बन रहा है, देखो -3 का मतलब क्या है कि गेन किए हैं कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल में कितने थे, 15, 3 इसने गेन कर लिए तो कितने आ जाएंगे, 18। तो P-3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब बात आती है S-2 की। तो देखो सल्फर जो है इसको लिखते हैं 1632, तो प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 16। लेकिन जब S-2 बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, इसने गेन किए। ठीक है, पहले कितने थे, 16 थे, 2 गेन कर लिए, टोटल कितने हो गए, 18। तो इसका मतलब है कि S-2 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब बात आती है भाई Cl नेगेटिव की। तो क्लोरीन 1735, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। अब Cl-1 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, गेन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। न्यूट्रल में कितने हैं, 17 हैं, -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो टोटल कितने हो गए, 18। तो Cl-1 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। आर्गन जो है, आर्गन को आप लिखते ही ऐसे हो, आर्गन 1840, प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 18। तो अब देखो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद आगे आ जाओ, K+1। तो देखो K जो है 19, ठीक है, 39,
प्रोटॉन जो है वो 19 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 19 होंगे। लेकिन जब K से K प्लस बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस। इसके पास कितने थे? 19 थे, ठीक है। तो अब K+1 जब बना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इसके पास कितने रह गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि जो K+ है इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद देखो कैल्शियम +2, तो जो कैल्शियम है 20 40, प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 20। अब देखो कैल्शियम से क्या बन रहा है? कैल्शियम +2, 20 से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लॉस, तो कितने रह जाएंगे? 18। तो मतलब है इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सारे के सारे क्या होंगे? आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो ये आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, जो हम टर्म पढ़ रहे थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब अगर हम आगे बात करते हैं मॉलिक्यूल, अगर हम इसमें और एग्जांपल पढ़ के देखते हैं। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं इसमें। अब मान लो कि SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव है। अगर आपने इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो देखो आप ऐसे किया करो, पहले SO4 लिख लो। देखो SO4 क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे? SO4 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? इसने गेन किए। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फिर क्या बना? SO4 2 नेगेटिव। तो अब इस केस के अंदर पहले देखो सल्फर जो है, इस केस के अंदर अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन 16 32, तो प्रोटॉन कितने आ रहे हैं? प्रोटॉन आ रहे हैं 16, इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे? 16 आएंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे ही O के लिए निकाल लो, फिर P के लिए निकाल लो, और आप इनको लिख के जोड़ सकते हो। तो भाई यहां से आप क्या कर सकते हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है आइसोस्टर्स। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं आइसोस्टर्स। देखो आइसोस्टर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स हैविंग same number of atoms, molecules having same number of atoms and same number of electrons। अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोस्टर्स। अब देखो इसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं। मान लो कि अपने पास N2 और CO हैं, तो अब N2 में अपने इलेक्ट्रॉन निकाल लेते कि N2 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने लास्ट फाइंड किया, ठीक है। CO जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14 इलेक्ट्रॉन थे, अभी हमने फाइंड किया। तो देखो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे कितने एटम है? 2 एटम है। यहाँ पे भी कितने एटम है? 2 एटम है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सेम है। तो इन टर्म्स को हम क्या कहेंगे? आइसोस्टर्स। तो N2 और CO जो हैं ये क्या होंगे? आइसोस्टर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, आइसोस्टर्स के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम देखने हैं। तो भाई ये हमारे पास डेफिनेशन थी किसकी? आइसोस्टर्स की। अब इसके बाद देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आइसोडायाफर्स की।
नेक्स्ट है आइसोडायाफर्स। देखो these are set of atoms, these are set of atoms which may have different number proton and neutron। ये वो सेट ऑफ एटम है जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो सकते हैं, डिफरेंट, बट डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट इज p माइनस n इज सेम। तो भाई अगर मान लो कि एक सेट ऑफ एटम है जिसमें p माइनस n की वैल्यू सेम आ रही है तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोडायाफर्स। set of atoms having same value of p minus n और n minus p। आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन लेके नहीं चलना। आपने ये देखना है कि p माइनस एन या n माइनस पी जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ऐसी जो भी स्पीसीज होंगी उनको आप क्या कहेंगे, आइसोडायाफर्स। अब देखो इस केस के अंदर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, थोरियम 9234, थोरियम 9234, यूरेनियम 92238। भाई हम ये दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब देखो थोरियम के केस में जो प्रोटॉन है वो कितने आ रहे हैं, 90। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं, 234। तो न्यूट्रॉन अगर निकालें तो 234 माइनस 90 तो 441। तो यहां पे क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, 114। ऐसे ही अगर आप इसको सोल्व करते हो तो इसमें प्रोटॉन 92, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 238। न्यूट्रॉन 238 माइनस में 92 विच इज इक्वल टू 641। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 146। ठीक है। अब हमने क्या देखना है, n माइनस पी या p माइनस n। तो n माइनस पी करें तो 144 माइनस 90 तो 45। ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 54। अब यहां पे आ जाओ, इसमें अगर आप p माइनस n माइनस पी निकालते हो या p माइनस n, तो n माइनस पी 146 माइनस 92 विच इज 45। तो यहां पे भी कितना आ रहा है, 54। तो बोथ हैज p माइनस n वैल्यू सेम। दोनों में p माइनस n की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास हमारे ये कंपाउंड एटम है दोनों, ये आपस में क्या होंगे, आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स। ठीक है। तो भाई ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने इस टॉपिक में पढ़ी है। अब जो नेक्स्ट टर्म है या जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।